हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कोलिजन का लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर इलास्टिक कोलिजन ही पढ़ेंगे। उसका आज दोनों टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन और दूसरा है ओब्लिक इलास्टिक कोलिजन, यानी वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन, टू डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन। लेकिन हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन का हमने सारा कुछ डिटेल इन डेप्थ सब कुछ लेक्चर 1 के अंदर पढ़ा और देखा कि कैसे दो बॉडीज जो है जब कोलाइड करते हैं इलास्टिकली एक दूसरे से तो फाइनल वेलोसिटीज क्या होता है टकराने के बाद। तो बहुत गंदा फॉर्मूला आया था, बहुत बड़ा फॉर्मूला है, लेकिन ट्रिक लगा करके हमने याद कर लिया। हमने मतलब आपको याद कराया बच्चों अकेले नहीं, पहले याद किया ना, आपको याद करा दिया और मुझे जरूर भरोसा है आप पर कि आपको याद हो गया होगा। ठीक, तो उसके आगे आज देखते हैं स्पेशल केसेस क्या क्या है, फिर ओब्लिक इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, चलिए टेस्टिंग भी होगा, याद है कि नहीं है ना। सबसे पहले स्पेशल केसेस हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन में क्या है कि व्हेन टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस कोलाइड, लेट दो बॉडीज जो है कोलाइड कर रहा है, मासेस है सेम, इनिशियल वेलोसिटी u1 u2 से चल रहा है, जब टकराएगा तो टकराने के बाद फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, है ना। अब हम लोग जानते हैं सिंस देखो हेड ऑन है तो पता है कि इनिशियल वेलोसिटी जिधर है वही है क्या, लाइन ऑफ कोलिजन। यही लाइन क्या हो गया, लाइन ऑफ कोलिजन। और जब टकराता है जो फाइनल वेलोसिटीज होगा यानी पता है चेंज कर जाएगा, क्योंकि चलो एक रीजन देख ही लेते हैं ना, एक रीजन देख ही लेते हैं कि भाई जब ये इसको धक्का मारेगा तो होगा क्या, है ना। लेट ये है पहला बॉल, ये है दूसरा बॉल, जब धक्का मारेगा तो हमको पता है धक्का लगता किधर है, अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन। दिस इज क्या है, लाइन ऑफ कोलिजन। इस पर फोर्स लगा इधर, इस पर फोर्स लगा इधर, ये चल रहा था u2 से, इस पर धक्का लगेगा इस साइड तो इसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा। ठीक है, ये जा रहा था u1 से, इस पर धक्का लगेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसका वेलोसिटी कम हो जाएगा। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, भाई जो भी फाइनल वेलोसिटीज होगा किसी का बढ़ गया किसी का कम हो गया तो वो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा v1 v2 वो किस साइड में होगा, LOC के डायरेक्शन में, यानी लाइन ऑफ कोलिजन। ये लाइन ऑफ कोलिजन है। ठीक है ना, एक बार देख ही लेते हैं कॉन्सेप्ट, उसके बाद तो डन 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 डन। हाँ, ये हो गया। लेट इसका मास जो m है इसका हो जाएगा v1, लेकिन किस डायरेक्शन में होगा, अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन, इसी डायरेक्शन में। और दूसरा जो बॉल है इसका भी वेलोसिटी कितना, लेट इट बी v2, लेकिन अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन। और लाइन ऑफ कोलिजन क्या होता है, दोनों सेंटर्स को ज्वाइन कर दो। ठीक ठाक है। चलिए अब हम लिखते हैं कि भाई ये v1 होगा क्या होगा v1, तो बोले v1 इक्वल टू, फॉर्मूला बताइए, लिखिए एकदम पहले और उसके बाद मैच करना है, पीछे कॉपी नहीं पलटाना। हाँ, कॉपी पलटाओगे तो फिर जो है ना मैं आपसे कटिस हो जाऊंगा फिर फायदा क्या है याद कराने का, बताओ। तो क्या हो जाएगा, 1 तो 1 m1 माइनस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, सभी लोग का सही लिखाया होगा। एक और चीज बच्चों, जब भी आप ये फॉर्मूला लिखो ना यहाँ पर वेक्टर जरूर लगाना, वेक्टर वाइज लिखो, हमेशा जो है ना ठीक ठाक आंसर आएगा। मासेस सेम है तो क्या हो जाएगा, m माइनस एम रखते चलते हैं यहाँ पर, m माइनस एम इंटू u1। वेक्टर देखो जरा, वेक्टर लगाते हैं तो भाई हमेशा क्या लिखना है, साइन कन्वेंशन के साथ, राइट साइड को प्लस मान लिए, लेफ्ट साइड को माइनस। अब देखो जिधर जैसे है ब्रैकेट में उसको लिखते जाओ। ये किधर है, राइट साइड, तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस u1 हो गया। ठीक है, प्लस 2, मास तो वही m है, u2 किधर है देखो इनिशियली राइट साइड, तो क्या लिख देंगे, प्लस u2। ब्रैकेट दे के जरूर लिखिएगा, m1 प्लस m2 m प्लस m। बहुत सारे बच्चे नहीं ये काम करते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं सर हमको आता है, लेकिन गलती हो जाता है भैया, एग्जाम में ना गलती हो जाता है, सिली मिस्टेक। इसीलिए सिली मिस्टेक का खोज हुआ खोज इसीलिए हुआ कि सिली मिस्टेक हो जाए। m माइनस एम कहानी खत्म। क्या आ रहा है, 2mu2 डिवाइडेड बाई नीचे 2m चला गया u2, यानी कि v1 जो होगा पहला वाला जो बॉल है वो जाने लगेगा देखो u2 से, वो भी राइट साइड। इसका मतलब क्या है, पहला बॉल जाने लगा दूसरा बॉल का इनिशियल वेलोसिटी से, यानी दूसरा बॉल का जो इनिशियल वेलोसिटी था उसको अपने तरफ ले लिया, यानी इंटरचेंजिंग कहीं ना कहीं लग रहा है। ठीक है, चलो चेक करते हैं जरा। ये तो v1 का हुआ, v2 का क्या आएगा निकालते हैं। 2 है तो 2 से स्टार्ट करेंगे, m2 माइनस m1 इंटू 2 है तो 2 ही लिखेंगे पहले, बाद में 2m1 u1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, v2 इक्वल टू m माइनस एम, कहानी खत्म, m माइनस एम इंटू u2, 2 किधर है राइट साइड तो प्लस u2 प्लस 2m u1 किधर है राइट साइड तो u1 हो गया। ठीक है, डिवाइडेड बाई m प्लस m।
ये m माइनस एम खत्म हो गया। पता है ये जीरो हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप लोग को लिख के दिखा रहा हूँ ना कि लिखना कैसे। मान लो यहाँ पर रहेगा 5 मीटर पर सेकेंड, तो कैसे लिखेंगे, +5 इस तरह, राइट साइड है तो। ठीक है, क्या आंसर आ रहा है यहाँ 2mu1 डिवाइडेड बाई m प्लस m कितना 2m, तो 2m चला गया, ये आ रहा है कितना u1। यानी कि देखो क्या, पहला वाला बॉल जाने लगा दूसरा वाला का वेलोसिटी से और दूसरा वाला जाने लगा पहला वाला का वेलोसिटी से। इसका मतलब क्या है, मतलब है कि दोनों इंटरचेंज देयर इनिशियल वेलोसिटीज। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक नोट हम लोग पॉइंट लिखेंगे, क्या कि जब मासेस सेम होता है यानी कि इलास्टिक कोलिजन हो एंड इफ m1 इक्वल टू m2 मासेस है लेट इट बी सेम देन दे इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज, then they interchange their velocities। ठीक ठाक है। अब इस पर सवाल करते हैं, तब जरा और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। इंटरचेंज का मतलब ना, मान लो इसके पास 2 रुपया है, उसके पास 3 रुपया है शुरू में, बाद में क्या होगा, ये 3 रुपया इसको दे दीजिएगा, ये 2 रुपया उसको दे दीजिएगा, कहानी खत्म। और जिस डायरेक्शन में हो वो डायरेक्शन उठा करके हूबहू यहाँ पर क्या करना है, लिखना है। ठीक, चलिए देखते हैं जरा, यहाँ सवाल बनाने की कोशिश करिए। क्या देके रखा है पता है, 4 आइडेंटिकल बॉल्स हमारे पास है ABCD आर प्लेस्ड इन लाइन ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। यानी ये सरफेस कैसा है, स्मूथ, फ्रिक्शन नहीं है। ऐसा इसलिए किया गया है, पता है कि कोलाइड करे, हॉरिजॉन्टल ऐसे कोलिजन हो रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स देखो नहीं लगे। अगर फ्रिक्शन रहता तो सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स लग जाता। सिस्टम मानते किसको हैं, जो कोलाइडिंग बॉडीज होता है उसको। सारे कॉन्सेप्ट लेक्चर 1 के अंदर बच्चों बहुत सारा चीज़ गहन अध्ययन हमने किया है ना, अंदर घुस कर करके बारीकी, तो वो सब चीज़ है, काम आएगा। तो इसको सिस्टम माने, हॉरिजॉन्टल में भी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, यानी लीनियर मोमेंटम, ये सब समझ में आता है। ठीक है, चलो कंजर्व होगा। आगे देखते हैं, A एंड D आर मूव्ड विद द सेम स्पीड U टुवर्ड्स द मिडिल। A है, D है, दोनों U से आना चालू किया। बोलता है कि एज्यूमिंग इलास्टिक कोलिजन फाइंड फाइनल वेलोसिटीज ऑफ ऑल बॉल्स। जैसा ही बोलते ना आइडेंटिकल, तो जब आइडेंटिकल बोलेगा इंटरचेंज हो जाएगा वेलोसिटी। ठीक, देखिए कैसे, जैसे ही ये चल रहा है, सोचो होगा क्या, ए जा रहा है इधर, बी रेस्ट में है, सी रेस्ट में। इनिशियली ए और बी में कोलिजन होगा, तो हम लोग बोलेंगे क्या, ए एंड बी में जो कोलिजन होगा तो होगा क्या, बोलेंगे ए जब बी से टकराएगा वेलोसिटी इंटरचेंज कर दो। बड़ा सिंपल, ये रेस्ट में है ना, होगा क्या, टकराने के बाद पहले आप ए बी जैसे रहे ना वैसे बना दो। और शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ थोड़ा जल्दी, ए बी बना दिए धड़ाक से, ये यू है ना, ये इसको दे दो, और ये रेस्ट में है ना तो ये रेस्ट में आ गया, ऐसे बड़ा बढ़िया है कि नहीं। दोनों पहले बना दो, अब बाद में इसका उधर लिख दो, उसका इधर लिख दो, डायरेक्शन बिल्कुल सेम, तो हो गया, इंटरचेंज हो गया वेलोसिटीज। अच्छा, अब डी सी को मारेगा इसी लाइन में, फर्स्ट स्टेज में ही देखें तो बोलते हैं ठीक है हम सी बना देते हैं, डी बना देते हैं, वेलोसिटीज इंटरचेंज कर दो। सी रेस्ट में था तो भैया डी रेस्ट में आ जाएगा, डी इधर चल रहा था यू से, वो सी को चला जाएगा, वो यू जाने लगे। तो दिस इज द फर्स्ट लेयर हुआ, मतलब क्या क्या कोलिजन हुआ। हमसे फाइनल वेलोसिटीज बोला, कोई बात, क्या इसके आगे और कोलिजन होगा क्या, यहाँ किसके किसके बीच में कोलिजन हुआ था, सी और डी में। ठीक, और कोलिजन होगा क्या, बिल्कुल होगा। ये दोनों तो ठीक है, बी सी आ रहा है यू यू से, यानी दोनों को एक मारेगा एक दूसरे से धक्का, आइडेंटिकल बॉल है, वेलोसिटीज इंटरचेंज। ठीक, तो बोले किसके किसके बीच में होगा, बी एंड सी के बीच में। तो कैसे, चलो ए क्या है, ये तो रेस्ट में ही रहेगा, बी बना दो और सी बना दो, अब बाद में वेलोसिटी इंटरचेंज कर दे। डी क्या चीज में रहेगा, रेस्ट में। देखते हैं, बी के पास यू इधर है ना, वो सी को दे दो, तो ये सी के पास चला गया, सी इधर जा रहा था यू से, वो बी को दे दो, बड़ा मस्त है जो डायरेक्शन रहे वही, जो वेलोसिटी रहे वही। चलो इसके आगे क्या होगा, अब बोलेंगे ये बी जा रहा इधर, मारेगा ए को धक्का, सी जा रहा इधर, मारेगा डी को धक्का। यानी अब कोलिजन किसके किसके बीच में होने वाला है, ए एंड बी में होगा और सी एंड डी में होगा। ठीक है, देखते हैं जब ये दोनों में कोलिजन होगा क्या सिखाएं जल्दी से बनाने के लिए। पहले ए बी चुपचाप से बना दो, बन गया, बी ए को दे दो, ए को दे दिए, ए रेस्ट में है, वो इसको मिल गया, एकदम मस्त। ये टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं लग रहा है नीचे से उधर से देखने में, ठीक है। ऐसे सी और डी में, सी और डी हमने बना दिया। अब क्या करें, सी जा रहा है यू से, वो चला गया डी को, डी रेस्ट में है, वो आ गया सी को। क्या इसके बाद कोई और कोलिजन होगा क्या, ये इधर जाने लगा, वो उधर जाने लगा, उधर तो कोई बॉल्स ही नहीं है तो टकराएगा ही नहीं, यानी इसके बाद नो कोलिजन विल टेक प्लेस। तो व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑल द बॉल्स, तो बोलेंगे वी ए, बोलेंगे क्या हो जाएगा, पीछे जा रहा है तो बोल दो माइनस यू, वी बी रेस्ट में है,
वी सी रेस्ट में है, वी डी किधर जा रहा है भाई, राइट साइड जा रहा है कितना से, प्लस यू से। ठीक है, तो ये हो गया। इसी तरह से एनसीईआरटी के अंदर भी सवाल है बच्चों, ए है बी सी कॉन्टैक्ट में रखा हो, मारा धक्का तो क्या होगा, है ना। सब डीपीपी के अंदर सवाल दूंगा और अच्छा सब सवाल भी, तो उसको भी ट्राई करिएगा, फिर हम लोग वीडियो सॉल्यूशन में उसको सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। व्हेन ए मैसिव बॉडी कोलाइड्स अगेंस्ट ए लाइट स्टेशनरी बॉडी, तब क्या होगा। मैसिव बॉडी, बहुत बड़ा, मारा किसको धक्का, एकदम लाइट बॉडी को। तो एक चीज, तो जब भी बहुत मैसिव बॉडी बोले ना, इसका मतलब है कि भैया वो बहुत बड़ा है। तो समझने के लिए तुरंत ऐसे समझिए, कुछ बहुत ज्यादा हो अब बहुत छोटा, फिजिक्स है ना, एक के बार में समझ जाते हैं। सीधे जो बहुत बड़ा रहे उसको बोलो समुंदर, इतना पानी है, और जो छोटा रहे उसको बोलो 1 चम्मच पानी। अपने आप समझ में आ जाएगा कि भाई समुंदर में कभी एक पानी चम्मच जोड़ा जाए, यानी ऐड किया जाए, तो हमको क्या दिखेगा, समुंदर ही दिखाई देगा। ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि समुद्र में 1 चम्मच पानी मेरे को एक्स्ट्रा दिख रहा है कभी नहीं, यानी एडिशन ऑफ द 2 मासेस होगा तो हमको समुद्र दिखाई देगा। अच्छा, दूसरा, कभी समुद्र ऐसे पूरा पानी हो, उसमें से 1 चम्मच पानी बाहर निकाल ले, तो कोई ऐसे बोलेगा देखो मेरे को दिख रहा है एक समुद्र में से 1 चम्मच पानी निकला हुआ बाहर कोई बोलेगा, नहीं बोलेगा। तो इसका मतलब कि समुद्र m1 मास, उसमें से m2 अगर सब्ट्रैक्ट कर दे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, समुद्र ही रहेगा। यानी कहने का क्या मतलब है, ये चीज हमें क्या बतलाता है पता है, कि कभी भी m1 प्लस m2 अगर हो तो m1 क्या है, देखो बहुत बड़ा, यानी समुंदर। तो देखो ये समुंदर है ना, तो नियरली इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, समुंदर ही लिखेंगे, क्योंकि चम्मच जोड़ने से 1 चम्मच पानी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, कभी अगर m1 माइनस m2 हो तो क्या लिखोगे, डॉट लगा दे रहे, समझो वो समुंदर है। ठीक भैया, गया समुंदर में से 1 चम्मच पानी बाहर निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कभी इस तरह से लिखा हुआ m2 माइनस m1 तो कौन है समुंदर, m1, तो बस ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, प्लस माइनस जैसा उसको हटा देंगे, हम सीधे लिखेंगे, लेकिन इसके सामने माइनस है तो ये हो गया माइनस m1। तो ये डाटा जो है ना, यहाँ नहीं पूरे फिजिक्स के अंदर यूज करेंगे, बहुत बार आएगा ऐसा। ठीक, चलिए करना क्या है, ये इसको धक्का मारेगा तो होगा क्या। एक और उदाहरण बताता हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं इलास्टिक कोलिजन। ये इलास्टिक जो है ना, एक्चुअली में बच्चों समझो कि पाया ही नहीं जाता यार। सब कुछ जो भी चीज हमारे दिमाग के अंदर चलता है, हम देखते हैं ना, 2 ट्रेन टकरा गई, कार ने मार दिया ट्रक को धक्का, सब जो भी देखते हैं सब क्या है, इन इलास्टिक कोलिजन है। क्यों, क्योंकि सोचो जैसे ही टकराया तो भाई आवाज तो करेगा, साउंड तो प्रोड्यूस हुआ, तो कुछ एनर्जी बर्बाद हो गया। और जैसे ही कुछ टकराता है थोड़ा सा हीट भी प्रोड्यूस होता है, तो हीट और साउंड में तो ऐसे ही थोड़ा सा गया एनर्जी बर्बाद, तो एनर्जी लॉस्ट होता है। ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं अभी इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक में नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी टेक प्लेस। ठीक, जितना इनिशियली टकराने के बाद फाइनली उतना आता है, सब कुछ 100% रिस्टोर हो जाता है। तो इलास्टिक तो पाया नहीं जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग प्रैक्टिकली बोलते हैं, दुनिया में समझने के लिए तो जो दुनिया में होता है उसे रिलेट करते हैं। जो बहुत बड़ा है, मान लो उसको ट्रेन है, ठीक है, राजधानी एक्सप्रेस। अच्छा, ये क्या है भाई, बहुत छोटा, तो एक साइकिल, तो एक साइकिल रुका हुआ है, राजधानी ट्रेन आ रही है 120 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से। विजुअलाइजेशन बच्चों, ट्रेन आ रही है, अब सोचो ट्रेन आ रही है, राजधानी, एक साइकिल रखा हुआ है ट्रैक पर, जब राजधानी मारेगी उसको, साइकिल को धक्का होगा क्या, क्या ट्रेन का स्पीड पर कोई फर्क पड़ेगा क्या, नेग्लिजिबल, फर्क ही नहीं पड़ेगा। यानी ट्रेन अगर 120 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से आ रही है ना, तो साइकिल को धक्का मारने के बाद वो 120 किलोमीटर प्रति घंटा से जाते रहेगी लेकिन साइकिल, मैं देखो मेरे को आंसर पता है तो मैं आप लोग को थोड़ा विजुलाइज करवा देता हूँ। क्या 120 से आ रही है ना, साइकिल को मारेगी, साइकिल 240 से उड़िया जाएगा। नहीं बोलते मारेगा तो यार उड़िया जाएगा, तो बिल्कुल वही होता है। अब ये चीज़ ना एक कहानी के रूप में दिमाग में बैठेगा, यार ट्रेन आएगी ना 120 से, साइकिल को मारेगा तो 240 से उड़िया जाएगा, यानी दुगना स्पीड से फेंका जाता है। ठीक, यही आंसर सब है। ट्रेन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ना ये चीज़ सवाल में यूज होता है। तो ऐसा नहीं बच्चों सवाल में जब आया ना तो हम कैलकुलेट करने बैठे पूरा फॉर्मूला, नहीं, ये चीज़ जो प्रैक्टिकली दुनिया में होता है ना, वो भी आपका समय बचा सकता है फिजिक्स के अंदर एग्जामिनेशन में। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि हमको सब चीज़ पढ़ना है। व्हाट इज V1 लिखते हैं पहले, m1 माइनस m2, वेक्टर लगा दीजिए, u1 प्लस 2m2u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, जहाँ एडिशन सब्ट्रैक्शन हो देख लो कि समुंदर कौन है, m1 समुंदर है एडिशन सब्ट्रैक्शन में, भैया यही बचेगा, तो m1 रहेगा। ठीक है, u1 कितना है, प्लस u1, राइट साइड जा रहा है, प्लस ले लेते हैं। ठीक है, u2 क्या है, देखो u2 0 है, तो ये कहानी हो गया खत्म, क्योंकि u2 0 है तो हम लोग लिखेंगे प्लस 2m2 इंटू u2 0 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये समुंदर है, समुंदर बचा,
इससे क्या ना तुरंत एनालिसिस होता है चीज़ें। ये तो चला गया, बच क्या रहा है भाई, m1u1 डिवाइडेड बाई m1, खटाक खटाक आंसर क्या आया प्लस u1। यानी कि v1 जो है फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन समझ लो कि होने वाला क्या है प्लस u1 ही रहेगा। का मतलब पहले था प्लस u1, बाद में भी प्लस u1 है, यानी ट्रेन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आज के बाद हम कैलकुलेट क्यों करेंगे, है ना, जल्दी से इसको यूज़ करके बनाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, जब बोला प्रूफ करके दिखाओ तो कर देंगे प्रूफ। अच्छा, v2 पर इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा वो देख लेते हैं बच्चों। v2 पर क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या फ़र्क पड़ेगा, v2 हो जाएगा m2 माइनस m1 इंटू u2 प्लस 2m1u1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। कौन है समुंदर, m1 समुंदर है, m1 समुंदर है, यानी वो रहेगा एडिशन सब्ट्रैक्शन में। तो ये देखो यहाँ क्या बच रहा है माइनस m1, m2 चला गया, u2 तो जीरो ही है, वाह ये तो ऐसा ही चला गया, प्लस 2m1 है रहेगा अपना, अकेला है तो कोई भी मास वो रहेगा। u1 क्या है प्लस u1 डिवाइडेड बाई, देखो डॉट लगने से तुरंत पता चल जाता है कि भैया यही रहने वाला है, ये तो जीरो, कहानी खत्म। वो आ रहा है क्या 2m1u1 डिवाइडेड बाई m1 चला गया, आंसर देखो बच्चों क्या बच रहा है प्लस 2 टाइम्स u1, दिस इज v2। यानी कि समझ में आ गया, एक ट्रेन साइकिल को धक्का मारेगी, साइकिल उड़िया कितना 2 टाइम्स u1 है 120, 240 से उड़िया जाएगा, है ना। तो ये कहानी के रूप में जो है ना इसको दिमाग में याद रखिएगा। व्हेन मैसिव बॉडी मारा धक्का छोटका बॉडी को, अब जस्ट उसका उल्टा केस 3, व्हेन छोटका बॉडी मारेगा ट्रेन को धक्का व्हेन लाइट बॉडी कोलाइड्स अगेंस्ट मैसिव स्टेशनरी बॉडी, तब क्या होगा। कोई बात नहीं, देखो अब यहाँ समझ लेते हैं। भाई एक साइकिल आया, ट्रेन रुकी हुई है, ट्रेन को धक्का मारा, भैया ट्रेन को क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं, वो रेस्ट में रहेगा। लेकिन इलास्टिक कोलिजन होने के वजह से जनरली प्रैक्टिकली क्या होगा दुनिया में, जिसको इन इलास्टिक बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे, साइकिल धक्का जाके मारेगा, ठीक है, तो होगा क्या, धक्का मारा, थोड़ा सा फेंका जाएगा ऐसे करके, तो ये इन इलास्टिक है क्योंकि एनर्जी का लॉस होगा, वहाँ पर हीट है, साउंड है ना, कुछ काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाए। लेकिन अगर 100% आइडियल केस, कुछ भी नुकसान अगर ना हो, नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो सोचो जरा फील करो, मारे रबर टाइप का है ना वो बॉल जो नहीं होता है जंपिंग बॉल, भैया मारे बहुत हाई मतलब ऊंचाई दूरी तक आता है, नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो ऐसे जाके धक्का मारेगा, जितना से गया है टकराने के बाद उतने से क्या होने लगेगा, वापस आने लगेगा, जितना से गया है उतने से पूरा सेम स्पीड से वापस आने लगेगा। सोचो बच्चों जरा, मेरा कहानी याद करो पिछला लेक्चर का, 1 लाख रुपया लगाएंगे ना, पूरा का पूरा 1 लाख रुपया वापस आने लगेगा। समझ में आता है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जो अप्रोच होता है ना सेम हो जाता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो समझ में आता है कि अच्छा हाँ, तो ये जाएगा u1 से भैया टकरा के वापस आ जाएगा सेम स्पीड से, क्यों इलास्टिक है। आइए, ये तो चुपचाप वही रहेगा, बनाने की भी जरूरत नहीं, देख लो कहानी फिजिक्स सुनो, आंसर भी याद हो जाता है। लेकिन अब सॉल्व कर लेते हैं। व्हाट इज v1, लगाओ, v1 इक्वल टू m1 माइनस m2 u1 प्लस 2m2 u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। कौन है समुंदर, वहाँ डॉट लगा देते हैं। कौन है समुंदर, यहाँ पर बहुत बड़ा m2 पर डॉट लगा के रख दो, धड़क धड़क, है ना, जल्दी जल्दी लिखाएगा। तो ये m1 माइनस m2 में माइनस m2 ये बचेगा। u1 क्या है भाई, u1 राइट साइड है, प्लस u1 हो गया, क्या हो जाएगा प्लस u1 प्लस 2 टाइम्स m2, u2 क्या है, रेस्ट, ट्रेन रुकी हुई है, बहुत अच्छी बात है। ये दोनों में क्या बचेगा मेरे पास, m2, ये तो चला गया। देखो क्या आंसर आने वाला है, माइनस m2 u1 डिवाइडेड बाई m2 गया, माइनस u1 आ गया है। यानी कि देखो क्या है, जो साइकिल है जो धक्का जाके मारेगा ट्रेन को, टकराने के बाद फाइनल वेलोसिटी माइनस u1 है। यानी अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटा से अगर साइकिल चल रही थी, ठीक है, टकराने के बाद वापस कितना से, सेम स्पीड से। समझ में भी आ रहा था। v2 का देखते हैं जरा, ट्रेन का क्या हाल है, m2 माइनस m1 इंटू u2 प्लस 2m1 u1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। कौन रहने वाला है, m2, ठीक। u2 है 0, तो सिंस u2 0 है बच्चों, तो ये तो उसको तो हम पहले ही उड़ा देते हैं 0 के कारण। तो बच क्या रहा है, 2 टाइम्स m1
u1 है प्लस u1 राइट साइड है, तो इसमें तो सिर्फ m2 बचेगा। ठीक, अब यहाँ पर m1 बटे m2 आ रहा है। देखो जब एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो समझ में आया कि कैसे, सिंस m2 बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है भैया, एक समुंदर जैसा है, उतना मास, और ये क्या है, एक चम्मच में जो पानी है उसका मास। तो अगर हम m1 बटे m2 करें, एक चम्मच का मास और एक समुंदर m1 बटे m2, देखने से नहीं लग रहा है कि नियरली इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 0। क्यों, समझ लो ना इसको कि 5 ग्राम या 1 ग्राम डिवाइडेड बाई 50,000 kg, तो क्या आएगा, सोचो आंसर क्या आएगा, 0 के बराबर, यानी दिस बिकम्स नियरली इक्वल टू क्या बोल देंगे, 0। क्या बोल देंगे बच्चों, नियरली इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो ये हो गया देखो v2, यानी कि ट्रेन के स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट कंटिन्यूज टू रिमेन इट रेस्ट। तो ये हो गया, ये सब स्पेशल केसेस थे। ठीक, चलते हैं सवाल करते हैं इस पे। देखो, इफ द कोलिजन इज इलास्टिक, एक बॉल है, एक दीवार है जो हैवी वॉल, दीवार है भैया बहुत हैवी है, एक बॉल लाइट ही होगा उसके कंपैरिजन में। बोलता है क्या, अगर इलास्टिक कोलिजन है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल जस्ट आफ्टर कोलिजन, टकराने के ठीक बाद बताओ कि वेलोसिटी क्या है। सोचो, जैसा ही कभी बोल देना हैवी वॉल है, तुरंत उसको समुंदर मान लीजिए, तो दूसरा बॉल है भैया तो चम्मच हो गया हमारे लिए। सवाल के अंदर मासेस दे करके नहीं रखा है, क्या करें, कोई बात नहीं, देखते हैं। देखो सोच करके अगर देखोगे, लेट ये u1 वेलोसिटी है, ये है इनिशियली दिया हुआ ना, ये u2 वेलोसिटी मान लेते हैं, ये m1 है, ये है क्या m2, m2 हैवी है, तो हम यहाँ जान रह सकते हैं कि m2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या है, m1। ठीक है, एक चीज़ तो समझ में आया। सोचो जरा सा बच्चों, एक दीवार 3 मीटर पर सेकेंड से जो है ना इधर आ रहा है, एक बॉल जब मारेगा दीवार पर, भाई दीवार का स्पीड को कोई फर्क पड़ेगा, इतना हैवी है तो सोच करके देखो, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ट्रेन रुकी हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, उसी तरह से तो दीवार अगर 3 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, उस पर एक बॉल मार दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दीवार विल कंटिन्यू टू मूव विथ 3 मीटर पर सेकेंड। एकदम विजुअलाइजेशन है, समझो एक ट्रेन आ रही है, यानी कि टकराने के बाद दिस इज इनिशियल। ठीक, फाइनली क्या होगा, तो फाइनल जो वेलोसिटीज होता है उसको, जैसे m1 का हम बोलते थे v1 है, इसका बोलते v2, तो हमको ये पता चल गया कि भाई ये जो है ना v2 जो होगा वो 3 मीटर पर सेकेंड ही होगा और इसी डायरेक्शन में होगा, जिधर आ रहा है ना दीवार उसी डायरेक्शन में आते रहेगा। लेकिन बॉल किधर जाएगा ये हमको अभी नहीं पता कि किधर जाएगा, टकराने के बाद पता है कि हाँ इधर आएगा, लेकिन हमको अभी कुछ नहीं पता। फैक्टोरियल अपने आप लिखो, आंसर आ जाएगा। ठीक, दिस इज m1, दिस इज m2। एक चीज, अब सिंस इलास्टिक है ना, तो मैं आप लोग को यही सवाल को सॉल्व करने का ना 2 मेथड बताता हूं, मेथड 1, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 1, मेथड 2। ठीक, मेथड 1 बच्चों क्या है कि बाई फॉर्मूला, नहीं भी मास दिया हुआ m1 m2 लेकर करके आप बना लो। मेथड 2 क्या है, हमेशा जो है ना आगे इन इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक सब बताऊंगा, उसमें एक चीज़ हम लोग सॉल्व करेंगे सवाल को कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से। बच्चों अभी नहीं पता कि क्या है, ठीक है, क्योंकि आगे का लेक्चर में इसका पूरा डिटेल और ये इलास्टिक के बारे में भी समझेंगे। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ना पिछले लेक्चर में डेराइव करके हम आपको बताए थे कि भाई क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। जितना से आ रहा है उतना से जा रहा है, 1 लाख रुपया लगा देते हैं, पूरा का पूरा 1 लाख रुपया हमको रिटर्न में मिल जाता है। ठीक है, सेम होता है कब, इलास्टिक में। ठीक है, तो यहां से एक चीज आता है हमारे पास कि भाई रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो होता है वो v2 माइनस v1, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो होता है वो u1 माइनस u2। पता है u1, क्योंकि भाई u1 अगर ज्यादा रहेगा इनिशियल ये तभी जाके टकराता है। ठीक, तो किस रिलेटिव से आता है, तो ये एक ऐसा चीज हो गया ना जिसके अंदर मास नहीं है। गौर करो, इस ऐसा फॉर्मूला रेस्टिट्यूशन का है जिसके अंदर मास नहीं है। हमारे पास मास दिया हुआ भी नहीं है, तो नहीं दिया हुआ तो उठा करके डायरेक्ट इसमें लिखिए आंसर बड़ा मस्त है। ठीक, दोनों चीज हम देखते हैं। ठीक, ये m1 है, ये m2, u1 राइट साइड तो +10, u2 लेफ्ट साइड है तो क्या है -3। यानी कि मेरे पास जो डाटा दिया हुआ है वो क्या है पता है, u1 राइट साइड जा रहा है तो +10 मीटर पर सेकेंड, u2 इनिशियली दीवार लेफ्ट साइड जा रहा है -3 मीटर पर सेकेंड, दीवार कंटिन्यूस टू मूव उसी डायरेक्शन में तो उसी डायरेक्शन में हमको निकालना है कि भाई v1 होगा क्या। तो लिखते हैं v1 बराबर होता क्या है, m1 माइनस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। एडिशन सब्ट्रैक्शन में समुंदर कौन होगा, तो ये वाला है ना दीवार, तो दीवार जो है भाई वो समुंदर है, दीवार दीवार।
m2। m1 माइनस m2 में बचेगा क्या, माइनस m2। u1 क्या है, राइट साइड प्लस 10 प्लस 2 टाइम्स m2, अकेला है तो वो रहेगा ही रहेगा। u2 क्या है, -3 डिवाइडेड बाई, इसमें सिर्फ m2 बचा। गौर करके देखो, ऊपर से m2 कॉमन ले ले तो m2 आ गया कॉमन, नीचे भी m2 एक है, क्या हो जाएगा, कैंसिल। बचने वाला क्या है ये, दिस इज -10 और ये हो गया -6, यानी कि -16 मीटर पर सेकेंड आ गया किसका, v1 का। यानी बॉल जो है टकराने के बाद किधर जाएगा, इस साइड, कितना से, -16 मीटर पर सेकेंड से लेफ्ट साइड। ठीक है, तो ये बनाने का तरीका हो गया, फॉर्मूला से ऐसे बना लो। दूसरा है कि भाई सिंपल सा, पता है कि इलास्टिक कोलिजन है तो हम ऐसे कर लेते हैं, सारे डाटा मेरे पास दिया हुआ है, हमको v1 चाहिए, v2 क्या है, -3 रख दीजिए यहाँ पे। हमेशा ब्रैकेट और साइन के साथ लिखिएगा, ज़िंदगी बहुत अच्छा गुजरता है, हमेशा फिजिक्स में मैं बोलता हूँ। v1 चाहिए, रहने दीजिए। u1 क्या है, राइट साइड प्लस 10 माइनस u2 कितना है, -3, अपने आप आंसर आ गया। -3 माइनस v1 इक्वल टू 10 प्लस 3 13, तो v1 वेक्टर देखो क्या हो जाएगा, ये गया उधर और वो 13 इधर आ जाएगा माइनस, यानी -3 माइनस 13 -16 मीटर पर सेकेंड। देखिए कितना जल्दी आ गया, गौर करो, खटाक से आंसर आ जाता है ना, इतना बड़ा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये दो तरीका हो गया सवाल को बनाने का। उम्मीद है बच्चों अच्छा से समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, बड़ी पॉपुलर एक चीज कि परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड इन ए परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन हुआ, एक m1 बॉडी ने धक्का मारा m2 को, इसका एनर्जी बढ़ गया, इसका एनर्जी घट गया। जानते हैं, मारता धक्का इसका वेलोसिटी बढ़ता है, इसका घटता है। तो बोलता कि कितना परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इसको ट्रांसफर कर दिया, यानी फ्रॉम m1 टू m2। बहुत एक स्टैंडर्ड तरह के सवाल और कॉन्सेप्ट है, कैसे फ्रेम होता है वो देखते हैं। m1 मास है, लेट u1 से जा रहा है, m2 है इनिशियली रेस्ट में है, यही एक स्टैंडर्ड तरह का सवाल पूछा जाता है बच्चों के, रेस्ट में है, ये इसको धक्का मारेगा। सोचो धक्का जैसे मारेगा, यही लाइन ऑफ कोलिजन है, जैसे मारेगा दोनों पर फोर्स लगेगा, इस पर फोर्स लगेगा तो ये अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन इसका वेलोसिटी बढ़ गया, लेट v2, और इस पर लगेगा तो इसका वेलोसिटी घट गया, तो अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन, ये क्या है मेरा लाइन ऑफ कोलिजन, इसका वेलोसिटी लेट इट बी v1। सर क्या करना है, कर क्या रहे हो वो बताओ ये भी सही है। परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना ट्रांसफर किया, भाई मेरे पास पैसा रहेगा बच्चों 100 रुपया, तब तो मैं आपको 10 रुपया दूंगा, है ना, मेरे पास 0 रुपया तो मैं आपको कैसे दूंगा। तो इसका मतलब है कि किसी के पास पैसा है और वो ट्रांसफर कर रहा है। ठीक, यहाँ देखना जरा, एनर्जी आता है ना तो पैसे से ही समझ में आता है। तो इसके ये कुछ ना कुछ एनर्जी इसको ट्रांसफर किया होगा। अभी इसके पास कितना काइनेटिक एनर्जी है, कुछ नहीं, 0। तो मैं बोलता हूँ कि ऐसे समझो, लेट इसके पास ना 100 जूल है, फिजिक्स को ना जरा ऐसे समझते हैं, 100 जूल है, इसके पास कितना है भाई, अभी कुछ नहीं, 0 जूल है, कुछ नहीं है। जब ये इसको मारा, इसका कुछ वेलोसिटी हो गया कम, तो लेट इसका हो गया पता है कितना, 80 जूल। तो भाई हमको पता है कि इलास्टिक कोलिजन में टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। काइनेटिक एनर्जी दोनों सेम होता है, इनिशियल और फाइनल। तो अगर ये है 100 प्लस 0 यानी टोटल 100, तो बाद में भी होगा 100, यानी ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा, 20 जूल। ठीक है, हम जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ क्या है, काइनेटिक एनर्जी। ये सब जो है ना मैं ऐसे हमेशा लिखता हूँ जैसे COLM, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक, फिर लिखता हूँ COR, क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जो कि है ये सब कॉ है ये सब, क्योंकि ना बार बार इतना लंबा चौड़ा लिखना पड़ता है, तो आप हैबिट डेवलप कर लो, है ना, थोड़ा सा लगे हाई फाई जैसा, COR लगा रहे हैं, हाँ ऐसा लगता है कि बाप रे क्या, कुछ नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लगा रहे। तो क्या बोलें, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन इनिशियली कितना था, 100 प्लस 0, तो उधर हो जाएगा 80 प्लस 20, ऐसे समझ में आ रहा। बताओ कितना काइनेटिक एनर्जी है, इसको ट्रांसफर किया, हम लोग कैसे डेराइव करें फॉर्मूला, मैं वो बता रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, देखें, या तो हम ऐसे कह सकते हैं, सिर्फ मान लो ये मैं हूँ, मेरे पास 100 रुपया है, ठीक है, हमने क्या कितना पैसा दिया नहीं पता, लेकिन बाद में देख रहे हैं कि मेरे पास 80 रुपया बचा हुआ है, तो ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है कि भैया 20 रुपया इसका मतलब मैंने दिया होगा m2 को। तो या तो इधर से डायरेक्ट निकालो तो आपको पता चल जाएगा, 100 माइनस 80 किए तो पता चलेगा कि एक्चुअली हमने कितना दिया, 20 रुपया, क्योंकि भाई यही दोनों में ट्रांसफर हो रहा है। या आप डायरेक्ट देख लो कि ये आदमी ही डायरेक्ट बता देगा कि भाई अनिल सर ने मेरे को कितना पैसा दिया, मेरे पास वो क्या बोलेगा, मेरे पास 0 रुपया था, अब मेरे पास 20 रुपया, इसका मतलब अनिल सर ने डायरेक्ट मेरे को 20 रुपया दिया। तो हम यहाँ से भी इसको डेराइव कर सकते हैं।
आसान कहाँ से होगा वो सोचो। यहाँ से अगर निकालोगे ना 100 माइनस 80 तो हाफ m1 स्क्वायर माइनस हाफ m1 स्क्वायर। भाई 2 बार लग रहा है फॉर्मूला के अंदर। यहाँ देखोगे डायरेक्ट पहले कुछ रुपया है ना, बाद में हो गया 20 रुपया, तो आंसर तो 20 ही आना है। तो चाहे आप 100 माइनस 80 करो या 20 माइनस 0, तो डायरेक्ट यही कर दो। यानी कितना काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर करेगा फ्रॉम m1 टू m2? भैया 20 रुपया, यही है। ठीक है, तो मतलब देखो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर जो है, ट्रांसफर, ठीक है, फ्रॉम m1 टू m2, फ्रॉम m1 टू m2 कैसे लिखेंगे? या तो बोलो 100 माइनस 80 ये, और हम डायरेक्ट बोल सकते हैं भैया 20 माइनस 0। ये किसको देख कर करके? m1 मैं, और ये वाला क्या हो गया? जिसको मैंने पैसा दिया। तो डायरेक्ट हम इसी को देख करके बना लेते हैं, है ना। इस तरह से समझने से ना, उम्मीद जरूर है कि समझ में जरूर आता होगा फिजिक्स भाई। और नहीं तो जो है ना बच्चों फॉर्मूला लिखो, ये क्या हो रहा है भगवान जाने। तो अगर हम बोले कि परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड, पैसा से समझो, रुपया से समझो भाई। परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम m1 टू m2, ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? जब भी परसेंटेज आता है एरर्स के अंदर यूनिट डायमेंशन में, हम लोगों ने वही पढ़ा है, और पूरे फिजिक्स के अंदर मैंने बोला कि भाई यूज होगा। जो परसेंटेज के बगल में लिखा रहे ना, उठा करके ऊपर में छाप दो। मैंने बताया था कि मान लो 500 नंबर का जैसे बोर्ड एग्जाम हुआ, मेरा नंबर आया 400, भाई परसेंटेज कितना आया है ना, तो वहाँ पर ट्रिक बता चुके थे, बस उसको फॉलो करिए सिंपल सा। ये जो भी परसेंटेज है, क्या लिखा हुआ है, आम इमली कटहल जो लिखा हुआ बच्चों सब छाप दो ऊपर। काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम m1 टू m2, फ्रॉम m1 टू m2। यहाँ रहता ना परसेंटेज, अनिल कुमार, मेरा घर दिल्ली है, मेरा चैनल का नाम फिजिक्स लिंक से मैं यहाँ पढ़ाता हूँ। जो आम इमली सब लिखा सब ऊपर उठा के लिख दो। अनिल सर मेरा चैनल है, मेरा नाम घर सब। डिवाइडेड बाई क्या? काइनेटिक एनर्जी है, तो भाई क्या लिखेंगे? टोटल नंबर कितना था, यानी टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था कितना, टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू क्या कर देंगे 100। ठीक है, कितना काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर किया, तो सीधे भैया 20 रुपया माइनस 0, यानी सीधे इसी को देख के लिख देते हैं। क्या है? हाफ m2 v2 स्क्वायर माइनस क्या है 0, 20 रुपया आ गया। तो ये हो गया हाफ m2 v2 स्क्वायर माइनस 0। इससे क्या हो ना, एक ही बार हमको लिखना पड़ेगा। ठीक, इनिशियली टोटल था कितना भैया? 100 रुपया, 100 रुपया टोटल था। गौर करके देखो कितना था टोटल पैसा जो ट्रांसफर किया है m1 m2 को, टोटल 100 था बस। तो यहाँ क्या करेंगे? हाफ m1 u1 स्क्वायर इंटू 100 कर देंगे, परसेंटेज निकल जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं। देखो गौर करके, हाफ हाफ तो पहले चला गया, m2 नीचे क्या है भाई? m1 u1 स्क्वायर, ऊपर है v2 का होल स्क्वायर। तो v2 तो हम जानते हैं, फॉर्मूला हमारे पास है। क्या है v2 का फॉर्मूला? फाइनल वेलोसिटी क्या होता है? m2 माइनस m1 इंटू v2 है ना, तो 2 प्लस 2m1 u1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 का टोटल जो भी है उसका होल स्क्वायर, इंटू क्या हो गया 100। बस इसी को सॉल्व करते चले जाइए, एक हमारे पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं। m2 बटे m1 u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड ने ब्रैकेट में सबका बच्चों होल स्क्वायर। सेकंड पार्टिकल जो था वो क्या चीज में था? रेस्ट में। क्या था सेकंड वाला? रेस्ट में। तो u2 तो ऐसा ही क्या हो गया 0। तो हम बोल सकते हैं ये वाला चीज गया, u2 0। बचेगा क्या? इसका होल स्क्वायर बटे इसका होल स्क्वायर। तो ये 2 जो हो गया 4, m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई जो नीचे है m1 प्लस m2 उसका हो गया होल स्क्वायर इंटू 100। ठीक है, काट छाट करें तो m1, एक m1 चला गया, u1 स्क्वायर चला गया। आ रहा है मेरे पास 4, एक m1 यहाँ बचा, एक m2 यहाँ डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर इंटू क्या आ गया 100। तो ये मेरे पास एक स्टैंडर्ड जो है ना रिजल्ट आ जाता है। क्या आ जाता है बच्चों? रिजल्ट की परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड इन एन इलास्टिक, सॉरी कौन सा इलास्टिक, हाँ, इन एन इलास्टिक कोलिजन। कहाँ से कहाँ? फ्रॉम m1 टू m2, फ्रॉम m1 टू m2। ये क्या है? 4m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर इंटू 100।
एक स्टैंडर्ड रिजल्ट। इसी तरह से इन इलास्टिक के अंदर भी आता है बच्चों काइनेटिक एनर्जी लॉस का एक बड़ा स्टैंडर्ड फॉर्मूला, और हमेशा फ्रीक्वेंटली एग्जामिनेशन में आता है। तो जो रिजल्ट आ जाता है ना, उसके आधार पर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। तो ये रिजल्ट को जरूर दिमाग में रखो। यहाँ पर ये कभी कभी सवाल के अंदर क्या करता है हमें नोट पॉइंट में कि समटाइम्स इन क्वेश्चन जो है, इन क्वेश्चन क्या करता है, दे के रखता है पता है क्या, कि जो M2 है ना, दूसरा वाला मास जिसको हम पैसा दे रहे हैं, M1 ट्रांसफर करा M2 को, उसका मास है n टाइम्स M1, तो बताओ कि परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना ट्रांसफर करेगा। तो हम लोग देखो सॉल्व कर लेते हैं, वहां पर रख देते हैं। तो बोले भाई परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड, अब हमें समझ लेना कि फ्रॉम M1 टू M2, नहीं तो ना बहुत बार इतना लिखना पड़ जाता है। क्या है, फॉर M1 M2 की जगह क्या लिखोगे, n टाइम्स M1। बोलो सर क्या है ये, क्या है, मतलब ये है क्या ना, M1 मान लो 5 kg, M2 बोलता है 20 kg, यानी कितना टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स, है ना, 4 टाइम्स। तो बस कितना टाइम्स है वो बता दो, n टाइम्स। तो हम n के रूप में ही आंसर निकाल लेते हैं। सवाल बोलो तो कितना टाइम्स है दूसरा वाला मास, कितना, 5 टाइम्स, ठीक है, धड़ाक से 5 रख देंगे तो हम वो भी डेराइव कर लेते हैं। जो पूछोगे भैया हम यहाँ पर ट्रिक बना करके बना लेंगे। हाँ, डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 है, M1 प्लस M2 कितना है, n टाइम्स M1 का होल स्क्वायर इंटू 100। देखिए क्या है ऊपर, 4n M1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई M1, यहाँ से कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा n प्लस 1, दोनों का होल स्क्वायर का मतलब M1 का भी होल स्क्वायर हो गया, n प्लस 1 का भी होल स्क्वायर इंटू 100। M1 स्क्वायर चला गया, एक और रिजल्ट मेरे पास आ गया, 4n डिवाइडेड बाई n प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 100। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक रिजल्ट हो गया, ठीक है। सवाल बनाने का कोशिश करते हैं इस पे। देखो क्या पूछा है सवाल, देखो, है ना, अपने से खुद से ट्राई करो बच्चों, तुरंत बन जाएगा, है ना। देखो मैं सॉल्व करता हूँ। फाइंड परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए मूविंग पार्टिकल M1 टू ए स्टेशनरी पार्टिकल M2। यही हमेशा पूछता है, और M2 दिया हुआ कितना, 4 टाइम्स M1। कोलिजन इज इलास्टिक। तो देखो M2 इक्वल टू 4 टाइम्स M1 है, यानी कि n टाइम्स M1। तो हम कह सकते हैं कि n जो है यहाँ 4 दे के रखा है। तो परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी कितना ट्रांसफर करेगा, परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड हम लोग जानते हैं क्या है, 4n डिवाइडेड बाई n प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 100। देखो ऐसे ही लिख दोगे बच्चों, कितना है n 4, तो 4 चौक 16, ये 4 प्लस है कितना 5 का होल स्क्वायर 25 चौक 100, यानी ये 4 आ गया, ये भी 4 है, तो 4 चौक 16 चौक 64, यानी 64%, है ना। ऐसे ही तुरंत कैलकुलेट हो जाएगा। तो बस ऐसे ही कर लो, 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 100। तो हो गया 4 चौक 16 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100, 25 चौक 100, यानी कि 16 चौक 64, 64 कितना आ गया परसेंटेज आंसर। अब आते हैं बच्चों, यहां क्या है भाई, ये इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में मतलब क्या कि भाई मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन टाइप का इस तरह से तो नहीं हो, है ना, मोशन इन ए प्लेन हो, तब पता चलता है कि एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, तब समझ में आता है अच्छा 2 डायमेंशन है, ठीक। ये कैसे, तो एक चीज देखो, है ना, इसको हम लोग ओब्लिक इलास्टिक कोलिजन भी कहते हैं। क्यों काहे सब मैं बताता हूँ। कभी कभी जो है ना बच्चों, कुछ बुक्स में भी देखोगे, चाहे एनसीईआरटी हो, एच.सी. वर्मा सर की बुक हो ना, एक डायग्राम आपको इस तरह से दिखाई देगा, जिसके अंदर बच्चे बड़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं अंडरस्टैंडिंग में। मैं बताता हूँ कि क्या है। इलास्टिक मतलब ऑब्लिक कोलिजन है, M1 को एक बॉल है, U1 वेलोसिटी से चल रहा है, और यही स्ट्रेट लाइन पे एक M2 है, इनिशियल इसका वेलोसिटी रेस्ट में, इसको मारा धक्का, और डायग्राम में बना हुआ आपको दिखता है कि M1 है, ये जाने लगा इधर, लेट इट भी, देखो सेम लाइन ऐसे बना हुआ रहेगा डायग्राम, मारा धक्का, ये इधर जाने लगा, ये इधर जाने लगा, वो θ1 एंगल पर, M2 जाने लगा θ2 एंगल पर। तो बोलते हैं देखो 2 है ना, मोशन इन ए प्लेन होने लगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मानो, तो मोशन इन प्लेन हो गया, ये हो गया ऑब्लिक कोलिजन। लेकिन इसके अंदर जो है ना, ये एक्सप्लेनेशन, ये डायग्राम जो है ना 100% जो है ना समझने में बड़ा मुश्किल होता है कि भाई कैसे ऐसा हो गया कि सेम लाइन ऐसे है, धक्का मारा तो ये इधर ही क्यों जाने लगा और ये इधर ही क्यों जाने लगा। ये रीज़न समझ में आना चाहिए कि कैसे। तो ये डायग्राम जो है थोड़ा सा कहीं ना कहीं मैंने देखा है बच्चों की बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि इसके अंदर अंदरूनी एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, ऐसे नहीं समझते,
थोड़ा इसके अंदर घुसते हैं कि एक्चुअली में क्या डायग्राम पॉसिबल होना चाहिए और क्या होता है। ठीक, देखो अगर समझने की कोशिश करोगे ना, ये देखना, अगर एक बॉल ऐसे है, यही लाइन है बना हुआ, ठीक, और यहीं पर अगर बॉल ये है M1, ये है M2, ठीक है, लेट इट बी, ये U1 से जा रहा है और ये है रेस्ट में मान लो, तो भाई पता है कि जब ये जाकर के उससे टकराएगा, ये है मेरा लाइन ऑफ मोशन, सेम लाइन अगर बना हुआ रहता है, दिक्कतें क्या आती है, सेम लाइन बना हुआ है तो ये लाइन ऑफ मोशन है। जब ये टकराएगा दोनों से, देखो जरा ऐसे ऐसे, तो ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स तो इस डायरेक्शन में लगाएगा फोर्स, और जिधर फोर्स लगता है वही मेरे लिए लाइन ऑफ कोलिजन। तो भाई इसको जब धक्का मारेगा तो इसका कुछ वेलोसिटी होगा, लेट इट बी v2, और इस मारा तो इसका वेलोसिटी कुछ कम, तो इसका वेलोसिटी हो जाएगा इसी डायरेक्शन में, लेट इट बी v1। तो भाई v1 और v2 जो होगा वो तो होगा उसी लाइन में। तो ये कौन सा कोलिजन हो गया भाई, दिस इज मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, यानी कि वन डायमेंशनल कोलिजन हो गया, ना कि टू डायमेंशनल कोलिजन। तो इसीलिए ये डायग्राम जो है ना थोड़ा सा इनसफिशिएंट हो जाता है बच्चों एक्सप्लेनेशन के लिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, रियलिटी देखते हैं जरा कि एक्चुअली में होता क्या है। ये देखो एक बॉल है यहाँ पर, मास है लेट इट बी M1, U1 वेलोसिटी से जा रहा है, ये इसका लाइन ऑफ मोशन हो गया। ठीक है, स्ट्राइकर और जो कैरम बोर्ड हम लोग खेले थे, कहाँ कैरम बोर्ड खेले क्या, अच्छा पिछला लेक्चर में खेले बच्चों, बताए थे आप लोग को ना, मारते हैं हम लोग ऐसे, जाता है टच होकर के, लेकिन भाई भागता इधर है, तो जिधर कौन साइड भागेगा, जो गोटी रखा हुआ है या जो कॉइन्स रखा हुआ है वो इधर भागता है, कैसे पता चलता है, रेस्ट में था, मारे ऐसे स्ट्राइकर से, भागा ऐसे, एक्चुअली क्या है, लाइन ऑफ कोलिजन बना दो और पता चलता है कि भाई उधर ही फोर्स लगा, तो जिधर फोर्स लगेगा उधर वो भागता है। मैं ऐसे रेस्ट में हूँ, मेरे को कोई इधर से धक्का मारेगा तो मैं उधर थोड़ी ना जाऊंगा बच्चों, इधर ही जाऊंगा। ठीक है, तो ये हो जाता है क्या, जिधर लाइन ऑफ कोलिजन है उसी तरफ फोर्स लगा, उसी तरफ इंपल्स हुआ, उसी तरफ मोमेंटम हुआ, चेंज इन वेलोसिटी हुआ, आदमी उधर ही घसक गया। ये कॉन्सेप्ट है। ठीक, चलिए देखते हैं। तो क्या है, जो भी सेंटर है ना, इसको आप ज्वाइन कर दो इस तरह से, ऐसे एक्सटेंड कर दो, इसका सेंटर ऐसे है, आप इसको एक्सटेंड कर दो, ऐसे कर दिए। देखो क्या है, इसका सेंटर से एक लाइन जो स्ट्रेट ऐसे ड्रॉ की, इसका सेंटर से आपने एक जो लाइन ड्रॉ किया ना, ये दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होना ही चाहिए ओब्लिक इलास्टिक कोलिजन के लिए, और इस डिस्टेंस को हम b से डिनोट करते हैं। व्हाट इज b? b इज इम्पैक्ट पैरामीटर। आपने अगर केमिस्ट्री पढ़ा है बच्चों क्लास 11th में, तो जब एक अल्फा पार्टिकल, वही रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर अल्फा पार्टिकल ऐसे जाता है, वहाँ पर जो है ना इम्पैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला होता है कि जो न्यूक्लियस है उसके सेंटर के लाइन ऐसे ज्वाइन कर दो, उसी सेंटर पर जा रहा हो तो दिस इज हेड ऑन कोलिजन, एकदम उसी लाइन पर वापस आता है अल्फा पार्टिकल। लेकिन थोड़ा सा नीचे अगर गया तभी तो जाकर के हम देखते हैं कि स्कैटर कर जाता है ना, स्कैटर कितना इम्पैक्ट पैरामीटर बी है उसके आधार पर डिपेंड करता है कितना स्कैटरिंग होगा। ठीक है, तो सच में कोलिजन टकराए नहीं, सच में टकराए नहीं, अगर टकरा गया तो इम्पैक्ट, नहीं टकराए, भूत वाला जो बताए थे, थोड़ा दूर से ही ऐसे करके भाग गया, दैट इज नोन एज स्कैटरिंग। ठीक है, तो यहां इसको बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। अगर ये बी हो जाएगा जीरो, जैसे जीरो हो जाएगा मतलब इसी लाइन पर आएगा तो वो हो जाएगा हेड ऑन कोलिजन। क्या बोलेंगे, इफ बी इक्वल टू जीरो, तो ये हो गया हेड ऑन कोलिजन। ये किसी भी के लिए हो जाएगा हेड ऑन कोलिजन, लेकिन कुछ ना कुछ रहेगा, तब जाकर के स्ट्राइकर से हम मारते हैं। जैसे देख लो है ना, कोई आकर के टच तो करेगा, टच करता है, लेट कांटेक्ट कैसे हुआ, जब ये आया यहाँ, कैसे बना हुआ है भाई, ये आया, दिस इज M1। ठीक है, इसका वेलोसिटी इनिशियली है U1 और दूसरा जो है कहीं यहाँ है, ये है रेस्ट में, क्या है, ये रेस्ट में। ठीक, होगा क्या, अब हमको पता है ये रेस्ट में है, जैसा ही कांटेक्ट में आएगा तो पता है ये इसका सेंटर को ज्वाइन करो तो दिस इज लाइन ऑफ कोलिजन। इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं एक दूसरे पर, यही हो जाता है लाइन ऑफ कोलिजन। ठीक है, अब देखो कि अपने आप पता चलेगा कि कैसे भाई 2D कोलिजन हुआ है। बच्चों समझो, ये पहले इसका समझते हैं, ये रेस्ट में था, अब कोई चीज रेस्ट में हो, इस पर धक्का लगेगा इधर तो ये जाएगा किधर, भैया जिधर धक्का लगा उधर चला गया, तो भैया ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, तो कितना वेलोसिटी से गया, लेट इट बी v2। तो बोलते हैं अपना हॉरिजॉन्टल लाइन अगर देखें, इसको एक्स एक्सिस जैसे माने तो लेट कितना एंगल पर गया हमको नहीं पता, लेकिन पता है कि इधर जाएगा, लेट इट बी θ2।
ये समझ में आ रहा है कि भाई अगर तिरछा कुछ इम्पैक्ट पैरामीटर हो तो ही जा करके अपना ओरिजिनल लाइन से किसी और डायरेक्शन में घसकता है। इसी को बोलते हैं लाइन ऑफ मोशन के अगेंस्ट में कुछ घसका, लाइन ऑफ कोलिजन अलग, लाइन ऑफ मोशन अलग, ओब्लिक कोलिजन। ठीक, अच्छा ये किधर जाएगा भाई, और जिधर जाएगा तो क्यों जाएगा? बोले देखो इसका इनिशियल वेलोसिटी तो था इधर, अगर कोई इसको नहीं धक्का मारता तो चुपचाप ये जाते रहता, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। तो एक वेलोसिटी तो इसका इधर है, एक वेलोसिटी तो इसका इधर है। भाई साहब इस पर फोर्स किधर लग रहा है? इधर। सोचो जरा सा बच्चों, सोचो कोई चीज पर जा इधर रहा हो, फोर्स लग जाए इधर, तो ये जाएगा किधर? देखने से नहीं लग रहा है दो वेक्टर ऐसे है तो ये दोनों का रिजल्टेंट कहीं तो होगा बीच में, तो ये हो जाएगा दिस विल बी द रिजल्टेंट वेलोसिटी m1 का, है ना। जैसे मैं साइकिल इधर चला रहा हूँ, मेरे को कोई धक्का ना दे तो मैं इधर ही चलाते रहूंगा, लेकिन मैं साइकिल इधर चला रहा हूँ, मेरे को कोई धक्का मार दे इधर, तो देखो क्या होगा, मेरा वेलोसिटी इधर था, धक्का इधर लगा, मैं जाऊंगा किधर पता है? बीच में कहीं इधर फेंका जाऊंगा। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर का कॉन्सेप्ट। अब पता चल गया इधर बोलते हैं हॉरिजॉन्टल से लेट कुछ एंगल पर गया, हमें नहीं पता कि कितना पर। तो यहां से जो है ना रियलिटी एक्सप्लेनेशन बाहर निकल करके आता है कि जो है ना इधर ये फेंकाएगा इस डायरेक्शन में कितना से, लेट इट बी v1, लेट हॉरिजॉन्टल से कुछ θ1 एंगल पर। ठीक, तो बोलते हैं कि भाई फाइनल आफ्टर कोलिजन डायग्राम कैसा बनाना चाहेंगे, तो अब हम लोग ये कर सकते हैं बच्चों इस तरह से, ये v1 से जाने लगा हॉरिजॉन्टल से θ1 एंगल पर, और दूसरा जो बॉल है वो हॉरिजॉन्टल से θ2 एंगल पर जाने लगा कितना से, v2 से। इसको अगर और छोटा अगर हम बनाना चाहे, और दिस इज एक्स एक्सिस मान लो कि ये एक्स एक्सिस है, और अगर हम छोटा बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं इसको? इस तरह से बना दिए दो, तो बोलते हैं क्या ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, लेट ये गया है v1 से कौन, m1 θ1 एंगल पर, तो m2 जो है इधर चला गया कितना से, v2 वेलोसिटी से कितना एंगल पर, θ2 पर। तो ये देखो अब समझ में आता है कि अच्छा एक्चुअली क्यों गया और काहे गया। तो मेरे पास टोटल अननोन वेरिएबल यहाँ पर कितना है सोच रहे हो, v1 भी हमको नहीं पता, v2 भी नहीं पता, कितना एंगल पर दोनों गया वो भी नहीं पता। तो यानी कि वी हैव 4 अननोन्स, वी हैव 4 अननोन्स। क्या क्या है, v1 v2 θ1 θ2। तो ये 4 अननोन है, ये चारों अननोन को निकालने के लिए कम से कम हमको 4 इक्वेशन तो चाहिए। अब हम लोग पढ़ बच्चों कोलिजन रहे, सिंस कोलिजन पढ़ रहे, एक्सटर्नल फोर्स इस पर कुछ लग नहीं रहा है, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम किसी भी डायरेक्शन में हम कर सकते हैं, सिंस प्लेनर हो रहा है तो एक बार एक्स एक्सिस में लगा दो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एक बार वाई एक्सिस में। ठीक है, तो बोलेंगे क्या, सबसे पहला सिंस एफ एक्सटर्नल क्या है नहीं, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाइड। ठीक है, 2 डायमेंशनल है, पता चल गया, देख रहे हो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसा। तो हम लोग सबसे पहले लगाएंगे COLM इन एक्स एक्सिस। तो इसी तरह से जो है ना 2 डायमेंशन के सवाल को बनाते हैं। क्या करेंगे, कैसे, बोलो सर कर क्या रहे हो यार, कर क्या रहे हो? कर कुछ नहीं रहे हैं बच्चों, एक U1 से जा रहा है, एक रेस्ट में है, यानी इनिशियल वेलोसिटी इसका रेस्ट में है, धक्का लगा, फाइनली मेरे पास ये डायग्राम अब आया कि एक जाने लगा v1 से θ1 एंगल पर, एक v2 से जाने लगा θ2 एंगल पर। लेकिन सिंस इस तरह से जा रहा है तो एक एक्स एक्सिस में इसका कंपोनेंट निकाल लेंगे, एक वाई एक्सिस में। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन एक्स एक्सिस में देखो तो टोटल मोमेंटम देखो एक्स एक्सिस में बिफोर कोलिजन क्या है, आफ्टर कोलिजन क्या है। वाई एक्सिस में लगाओ, देखो टोटल इनिशियल मोमेंटम इन वाई एक्सिस क्या है पूरा सिस्टम का, और बाद में वाई एक्सिस में क्या है सिस्टम का। ठीक है, और सिंस इलास्टिक कोलिजन है, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी तो रहेगा बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन। तो ये 3 इक्वेशन हम लगाते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलो तो अगर मैं थोड़ा सा अगर एक शॉर्ट अप डायग्राम अगर बनाऊं तो बोले कि ये है m1 जो जा रहा है इधर u1 से, m2 क्या है भाई रेस्ट में, यानी u2 इक्वल टू 0। टकराने के बाद क्या हुआ, अब ठीक है ना, रीजन समझ में आ गया तो फिर ठीक ठाक है, ये θ1 पर, और m2 जो है ये इधर जाने लगा कितना पे, θ2 पे v2 से। ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस, और इस साइड बच्चों क्या मान लेते हैं, वाई एक्सिस ऊपर, वाई एक्सिस। ठीक, चलिए अब लगाते हैं यहां से। सबसे पहले क्या, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन एक्स एक्सिस, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन एक्स एक्सिस। तो ये देखो क्या है, ये एक्स एक्सिस में ही चल रहा है,
तो कैसे लिखेंगे, m1 u1 मोमेंटम है, ठीक है, प्लस ये तो रेस्ट में था तो इसका कोई मोमेंटम एक्स एक्सिस में नहीं होगा, इसका मोमेंटम इन एक्स एक्सिस तो इसका कंपोनेंट आएगा v1 cos थीटा 1 m1 का। तो कैसे लिखेंगे, m1 राइट साइड है एक्स एक्सिस में तो प्लस v1 cos थीटा 1, ठीक, प्लस इसका तो एक कंपोनेंट y में चला जाएगा, इसका x में कुछ होगा क्या, होगा कितना, v2 cos थीटा 2। तो यहाँ पर लिखेंगे m2 प्लस v2 cos थीटा 2। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, यानी इसी तरह से सवाल बनाने का तरीका होगा हमारा। नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन हम लोग लगा लेते हैं y एक्सिस में, क्या होगा, तो इसका y एक्सिस में क्या था, कुछ नहीं, क्योंकि चल x एक्सिस में रहा था, ये कुछ नहीं, यानी कुछ नहीं प्लस कुछ नहीं इक्वल टू कुछ है क्या, इसका y एक्सिस में क्या होगा, तो बोले v1 cos थीटा इधर था, v1 sin थीटा हो जाएगा ऊपर y एक्सिस में तो पॉजिटिव, यानी कैसे लिखेंगे, m1 प्लस में ऊपर क्या है v1 sin थीटा 1 प्लस m2, ठीक है, इसका देखो जरा, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आया था, एक कंपोनेंट आएगा नीचे नेगेटिव y एक्सिस में तो माइनस लगाएंगे, नीचे 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 तो माइनस v2 sin थीटा 2, यानी कि इसको लिखें तो 0 m1 v1 sin थीटा 1 माइनस आ जाएगा m2 v2 sin थीटा 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लग गया, एक इक्वेशन y एक्सिस में लगा, दूसरा इक्वेशन सिंस बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, सिंस काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड इन इलास्टिक कोलिजन, तो बच्चों हम लोग क्या करें, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन में सिर्फ इसके पास काइनेटिक एनर्जी है तो हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस 0, इसके पास कितना होगा, तो काइनेटिक एनर्जी तो स्केलर क्वांटिटी किधर जा रहा है उससे हमको मतलब नहीं है, सिर्फ क्या हो जाएगा हाफ m1 v1 स्क्वायर हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो ये लिख देते हैं, देखो क्या होगा, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस 0 इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो सोचो कि मेरे पास है क्या, 3 इक्वेशन आया हुआ है और 4 वेरिएबल्स है हमारे पास, अननोन वेरिएबल्स, क्या बोलो, 4 अननोन वेरिएबल्स। तो भैया ये तो निकलेगा ही नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं, आप कैसे सॉल्व करें, तो पता है क्या होता है, आउट ऑफ द 4 अननोन वेरिएबल्स जो है v1 v2 थीटा 1 थीटा 2, उसमें से सवाल के अंदर ना एक वैल्यू दिया रहेगा, कुछ ना कुछ आउट ऑफ द 4 एक दिया रहता है, जिसके तहत क्या होता है मेरे लिए 3 इक्वेशन 3 अननोन वेरिएबल्स आसानी से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि जितना अननोन इक्वेशन आपके पास हो भैया उतने वेरिएबल रहना चाहिए, तब जाके कैलकुलेट होता है, ठीक। तो बोलेंगे आउट ऑफ दिस 4 अननोन वेरिएबल्स, ठीक है, क्या है, एनी वन इज गिवन इन क्वेश्चन सो दैट वी कैन फाइंड द रिमेनिंग 3 ठीक है, 3 इक्वेशन के सहारे से। तो इस तरह से हम लोग सवाल को बनाते हैं। चलो देखते हैं बच्चों, सबसे पहला चीज क्या है, सबसे पहला चीज, ठीक, सवाल एक प्रूफ आता है ना, प्रूफ कि कोई इलास्टिक कोलिजन है हमारे पास, प्रूफ दैट इन एन इलास्टिक कोलिजन इफ द मासेस आर सेम, दोनों का मास क्या है, सेम। देख रहे हो थोड़ा सा ये बच्चों ऊपर और थोड़ा सा नीचे, पता है कि अब कुछ ना कुछ इंपैक्ट पैरामीटर होना चाहिए, तभी जा करके क्या होगा, ओब्लिक कोलिजन होगा, है ना। 0 रहेगा स्ट्रेट लाइन में तो वो हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन हो जाएगा, ठीक। चलो अब प्रूफ दैट इन एन इलास्टिक कोलिजन इफ द मासेस आर सेम, अगर दोनों का मास सेम हो ऑफ द पार्टिकल एंड वन ऑफ द पार्टिकल इज एट रेस्ट, कोई एक पार्टिकल अगर रेस्ट में हो तो पता है क्या होता है, देन आफ्टर कोलिजन दे मूव एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, यानी अगर इस तरह से ओब्लिक कोलिजन हुआ, कंडीशन क्या होना चाहिए, सबसे पहला मासेस हो सेम, m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू अगर m है एंड कोई एक रेस्ट में हो तो लेट u2 इक्वल टू 0, ये रेस्ट में, स्वाभाविक ये आके धक्का मारेगा, तो क्या होता है, दोनों जो है ना जाता है कितना एंगल्स पर, आपस में 90 डिग्री बनाते हुए जाता है। अब हमको पता है, मेरे पास रीजन है कि एक गारंटीड ऊपर जाएगा v1 से कितना से θ1 एंगल बनाते हुए, और दूसरा जो है इस डायरेक्शन में जाएगा, दिस इज mm, लेट इट बी v2 कितना से θ2 से। तो हमसे बोला है कि प्रूव दैट
क्या बोला है, प्रूव दैट कि θ1 प्लस θ2 जो है ना कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो, ये प्रूफ करो। तो पता है प्रूफ है, क्वेश्चन लिख लीजिए बढ़िया से, करते हैं प्रूफ। यानी कि V1 और V2 दो वेक्टर है, दोनों वेक्टर आपस में समझो कि अगर हम लोग जानते हैं बच्चों, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाए, आप ये अगर प्रूफ कर देते हो, इट मीन्स दैट कि दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री, A डॉट B। ठीक, तो V1 है V2 है, हम ये प्रूफ कर देंगे ना, V1 इज परपेंडिकुलर टू V2। देखते हैं कैसे। पता है कि भाई कोलिजन है, इलास्टिक है, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो हम लगा ही सकते हैं, सिंस एक्सटर्नल फोर्स कुछ है नहीं सिस्टम पर। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, mu1 प्लस ये वाला जो है क्या चीज़ में है भाई, रेस्ट में है। उसके बाद क्या हुआ, m, देखो सिर्फ वेक्टर वाइज लिख रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, mv1 प्लस mv2। कौन डायरेक्शन है उससे हमें कोई मतलब ना, वेक्टोरियली हम लिख दिए। प्रूफ ही करने वाले ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट ऐसा हो, जीरो हो जाए। r क्या रहा है, m से मास से चला गया, यानी u1 इक्वल टू आ रहा है मेरे पास v1 प्लस क्या है बच्चों, v2। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिंस डॉट प्रोडक्ट हम सोच रहे हैं लाने के लिए, तो करते क्या है यहाँ पर, जो u1 है u1 को अपने से ही गुना कर दो, यानी u1 डॉट u1। और देखो कैसे लिखते हैं बच्चों, लिखने का तरीका देखिएगा, u1 को अपने से ही गुना कर दो, यानी याद है वेक्टर के अंदर हम लोग कैसे पढ़ते, a डॉट a हो जाता है मॉड a का होल स्क्वायर, उसी तरह से u1 डॉट u1। ठीक, तो इस साइड क्या है भाई, u1 है मेरे पास क्या, v1 प्लस v2 है। ठीक है, u1 को u1 के साथ ही, तो u1 है मेरे पास ये, यानी उसी को भाई फिर से क्या लिख दो, v1 प्लस v2 लिख दो, लिख सकते हैं, सेल्फ से डॉट प्रोडक्ट कर दिए। देखो होगा क्या बच्चों, u1 डॉट u1 ये हो जाएगा मॉड u1 का होल स्क्वायर, a डॉट b मॉड a का होल स्क्वायर। ठीक, मल्टीप्लाई करो, v1 डॉट v1, सबसे पहले क्या आएगा, v1 डॉट v1 प्लस v1 डॉट ये इसके साथ होगा तो ये हो गया v1 डॉट v2 प्लस इसके साथ होगा तो v2 डॉट v1, ये इसके साथ होगा तो प्लस v2 डॉट v2। हमको पता है ये जो है मॉड u1 का होल स्क्वायर इक्वल टू v1 डॉट v1 मॉड v1 का होल स्क्वायर। ठीक, v1 डॉट v2 v2 डॉट v1, a डॉट b चाहे b डॉट a बोलो, a डॉट b ही हम लोग लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दोनों को 2 टाइम्स v1 डॉट v2 चलेगा, प्लस v2 डॉट v2 मॉड v2 का क्या हो गया, होल स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं कि भाई अगर कोई इस तरह से लिखा हुआ हो, मैग्नीट्यूड को चाहे ऐसे स्टाइल पूरा मार करके लिखो या डायरेक्ट आप ऐसे लिख दो, दोनों क्या होता है, सेम। यानी कि हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, u1 स्क्वायर इक्वल टू दिस इज v1 स्क्वायर, ये वाला है क्या भैया, v2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स v1 डॉट v2। दिस इज इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 1। यहां तक हम लोग आए। अब हम लोग जानते हैं कि भाई सिंस इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है, तो टोटल इनिशियल इक्वल टू टोटल फाइनल, तो लिखते हैं हाफ mu1 स्क्वायर, ये तो रेस्ट में, ये v1 है, ये v2 से, तो सिंस काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, तो क्या लिख देते हैं पता है, यहां लिखता हूं बच्चों, सिंस काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, तो कैसे लिखेंगे, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, तो हाफ mu1 स्क्वायर इक्वल टू बाद में हो जाएगा हाफ v1 स्क्वायर प्लस हाफ v2 का होल स्क्वायर। ठीक, देखो m चला गया, हाफ चला गया, तो u1 स्क्वायर जो है वो मेरा क्या आ जा रहा है पता है, v1 स्क्वायर प्लस v2 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो जहां u1 स्क्वायर है वहां v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर पुट कर दो, तो यहां पर बोलते हैं क्या पता है, पुट 2 जो लाए हो ना, पुट 2 इन 1 इक्वेशन। u1 स्क्वायर के जगह पर मेरा सब्सटीट्यूट हो गया v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, इधर भी क्या है, v1 स्क्वायर प्लस v2 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स v1 डॉट v2। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, देखो ये चला गया, ये चला गया, तो इस साइड हो गया मेरा 0, 2 टाइम्स v1 डॉट v2, ये 2 इधर चला गया, 0/2 0, यानी कि देखो क्या आ रहा है, v1 डॉट v2 इक्वल टू हो गया 0। व्हाट डज दिस इंप्लाई, दिस इंप्लाइज दैट कि v1 इज परपेंडिकुलर टू, दिस इंप्लाइज दैट v1 इज परपेंडिकुलर टू v2। देखो प्रूफ हो गया ना, हमेशा, यानी कि एक जो v1 इधर गया है और जो इधर v2 गया है, ये दोनों आपस में कैसा होगा,
परपेंडिकुलर। इसका मतलब कि θ1 प्लस θ2 जो है वो कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। ये होता है, इस तरह से हम लोग प्रूफ कर देते हैं। ठीक, अब ये एक गजब जो है ना रिजल्ट की तरह दिमाग में चलना चाहिए। जब भी थोड़ा सा लाइन ऑफ कोलिजन जो है उससे अलग लाइन ऑफ मोशन हो, यानी इंपैक्ट पैरामीटर हो भैया ऑब्लिक कोलिजन। ऑब्लिक कोलिजन के अंदर अगर सेम मास है, एक रेस्ट में है, दोनों आपस में कितना से जाएगा, 90 डिग्री से। एक अगर 30 डिग्री दे दिया तो दूसरा हो जाएगा 60 डिग्री, एक 37 डिग्री, दूसरा 53 डिग्री। एनसीईआरटी में ये सवाल भी है बच्चों 37 53 पर बेस्ड। ठीक, चलिए एक सवाल कर लेते हैं जरा सॉल्व। हाँ देखो जरा क्या है, एक बॉल है, ठीक है, जिसका कि सेंटर जो है एक्स वाई देखो प्लेन बनाओ, जिसका सेंटर है 0,0 यानी कि एकदम यहाँ पर है। ठीक, एक बॉल हमारे पास है जो टच कर रहा है यहाँ पर एक्स एक्सिस को, और सेंटर है कहाँ, 6r, यानी एक्स एक्सिस में यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है 6r, और ये जो डिस्टेंस हो जाएगा कितना है देखो जरा, -r का मतलब क्या, ऊपर से नीचे, ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r। ठीक, सवाल समझते हैं पहले, ये कितना दे के रखा है, r। अच्छा, ये है 4 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, और ये वाला मास क्या है, रेस्ट में। ठीक, बोलता है क्या, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल ए एंड बी जस्ट आफ्टर कोलिजन, कोलिजन इज इलास्टिक। क्या करें, तो बोले कि भाई जब ये आकर के टकराएगा, जब ये आकर के टकराएगा होगा क्या, सिंस दोनों के बीच में कोई इंपैक्ट पैरामीटर है क्या, तो थोड़ा सा अगर ऐसे ऐसे खींचे तो बोले हाँ भाई यहाँ पर इंपैक्ट पैरामीटर तो है b, और b किसके बराबर दे के रखा है, r के बराबर है, तो गारंटीड इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन होगा। जरा देखते हैं बच्चों कि कैसे, आगे मैं डायग्राम बनाता हूँ। जब ये जाकर टकराएगा तो ये तो मान लो कि यहाँ है, इसका सेंटर तो यहीं पर 4 मीटर पर सेकेंड से ऐसे जा रहा है, ये इसके साथ टकराया, तो ये जो है ये ऐसा बना हुआ है ना। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है देखो r। जब टकराएगा तो हमको पता है कि ये सेंटर ऐसे अगर ज्वाइन कर तो दिस इज क्या है, इसी डायरेक्शन में फोर्स लगता है, ये मेरा है लाइन ऑफ कोलिजन। फोर्स इधर लगता है बच्चों तो लाइन ऑफ कोलिजन है। बोलो सर क्या कर रहे हो, मैं वेलोसिटी निकाल रहा हूँ बच्चों। ठीक है, कि ये किधर जाएगा कितना से, ये किधर जाएगा कितना से, था रेस्ट में बेचारा, इसको मारा ऐसे धक्का, तो भैया जिधर मारा तो अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन इसका वेलोसिटी होगा। यानी ये जो है, मान लो बच्चों ये m1 ये m2 मान लेते हैं, ठीक है, लेकिन दोनों का मास है सेम, तो ये इधर जाने लगा कितना से, v2 से, हॉरिजॉन्टल से कोई थीटा एंगल पर, लेट इट बी θ2। ठीक है, और ये क्या है, ये जा रहा है इधर से, जा रहा है कुछ इनिशियल वेलोसिटी इधर 4 मीटर पर सेकंड से, धक्का लगा इधर, एक वेक्टर इधर एक इधर, पता है रिजल्टेंट फेंका जाएगा इधर, कितना से हमको नहीं पता, तो लेट दिस विल बी क्या है, θ1। यानी कि देखो क्या है सवाल में ना, θ1 θ2 v2 v1 सब अननोन, वेलोसिटी हमको निकालना है कि क्या होगा। कोई बात नहीं, क्या करें, तो जब भी इंपैक्ट पैरामीटर का कोई वैल्यू दिया हुआ होता है ना, तो हम जरा सा सर्कल के अंदर घुसते हैं बच्चों, देखना क्या है, दिस इज r। ठीक है, यहाँ से यहाँ क्या है, रेडियस ही होगा, है ना, ये सर्कल का देखोगे ये रेडियस, और यहाँ से यहाँ ये भी क्या है, रेडियस यानी r, और ये वाला भी क्या है r, तो ये टोटल कितना हो गया 2r, और ये क्या हो गया भाई, दिस इज r। गौर करके देखो, अगर मैं इसको ऐसे खींचूं, ठीक है बच्चों, यहाँ आ जाओ, देखो क्या है, हॉरिजॉन्टल से ये जो लाइन है कितना बना रहा है, θ2, यानी हम कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल से यही जो लाइन है कितना एंगल बना रहा है, θ2। तो भाई ये एंगल बोलो चाहे ये एंगल बोलो, दोनों क्या है, सेम होगा कि नहीं, θ2 देख लो, स्ट्रेट लाइन पैरेलल ऐसे, तो पैरेलल से ये θ2, पैरेलल से ये θ2, तो θ2 अगर देखोगे ना इस ट्रायंगल के अंदर घुस जाओ, एक ट्रायंगल मेरे पास बन रहा है, ये है क्या r, जो कि इंपैक्ट पैरामीटर है, ये टोटल है 2r, दिस इज θ2। इस ट्रायंगल के अंदर थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनियस p/h यानी कि साइन थीटा, तो हुआ क्या, साइन थीटा से हमारा निकल जाता है क्या, r/2r, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस, कट गया 1/2, 1/2 को क्या लिखते हैं, साइन 30 डिग्री, यानी यहाँ से पता चल गया कि θ2 जो है ना कितना हो गया, 30 डिग्री। ये देखो सवाल है, थोड़ा सा मैंने पीछे करके बनाया है, ठीक है, इंपैक्ट पैरामीटर दिया वो मारा, वो ऑब्लिक कोलिजन हो गया, बताओ कि थीटा बराबर क्या, तो 4 वेरिएबल जो था ना, θ1 θ2 v1 v2, उसमें से एक वैल्यू धड़ाक से पता चल गया, तो बाकी 3 कैसे पता चलता है, कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम x में लगाओ, y में लगाओ, देखो उसमें से कुछ निकल गया तो ठीक है, नहीं तो कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लगा दो, तो बस लगा लेते हैं बच्चों। यानी मेरे पास डाटा क्या है, देखो ये है m 4 से जा रहा है,
और ये है रेस्ट में। देखो डाटा कैसा है, m 4 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ये जो m है रेस्ट में है, ठीक। टकराने के बाद क्या है, ये वाला m इधर जाने लगा v1 से, हमको नहीं पता अभी θ1 कितना है। दूसरा वाला जो m है वो जाने लगा इधर हॉरिजॉन्टल से θ2, जो कि आ गया 30 डिग्री। अभी हमने देखा था कि सेम मास हो और अगर एक रेस्ट पर हो, एक होता है 30 डिग्री तो दूसरा कितना होता है 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि टोटल 90 डिग्री टोटल क्या होता है 90 डिग्री। हेंस हमें ये पता चल जाएगा कितना हो जाएगा ये 60 डिग्री, सिंस θ1 प्लस θ2 जो है वो 90 डिग्री होता है। हुआ क्या, दो वेरिएबल हमें पता चल गया। बस अब हम लोग लगा देते हैं बच्चों कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो लिखो कितना हो जाएगा, m इंटू क्या है, राइट साइड जा रहा है +4, ये तो रेस्ट में है। इसका कैसे लिखोगे, m इंटू एक्स एक्सिस में v1 कॉस कितना है 60, ठीक है, प्लस इसका भी होगा m इंटू कितना ये v2, तो इसका एक कॉम्पोनेंट इधर ले लो, कितना हो जाएगा v2 cos 30, तो प्लस v2 cos कितना है 30, ठीक है। ये हो रहा है x डायरेक्शन में लगा दिए, बाद में y में लगा लेंगे। m सेम है तो ये भाई उड़ जाएगा, तो ये हो गया 4 इक्वल टू cos 60 1/2 v1/2 प्लस v2 cos 30 √3/2, तो ये √3/2 सॉल्व कर लेते हैं। 2 एलसीएम लेंगे तो इधर हो जाएगा 8 v1 प्लस √3 v2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के इधर लगा देते हैं इन y डायरेक्शन में, तो भाई क्या हो जाएगा y डायरेक्शन में, क्या इनिशियली ये जा रहा था y में, नहीं जा रहा था 0, ये जा रहा था, नहीं जा रहा था, ये जा रहा था, बिल्कुल इसका एक कॉम्पोनेंट है v1 cos 60 इधर, v1 sin 60 उधर होगा, यानी m इंटू प्लस v1 sin 60 ऊपर है, ठीक, प्लस m इंटू इसका देखते हैं v2 cos 30 इधर, v2 sin 30 इधर, v2 sin 30 इधर, नीचे मतलब माइनस v2 sin 30। क्या करें, 0 इक्वल टू बच्चों m तो कॉमन ले लो, तो ये आएगा क्या, sin 60 √3/2, तो √3/2 v1, ये आ जाएगा माइनस m v2 sin 30 कितना है 1/2, यानी कि ऐसा, ये माइनस है ये इधर आ जाएगा, यानी कैसे लिखोगे, m v2/2 इक्वल टू m √3/2 v1, m/2 चला गया, v2 इक्वल टू आ रहा है √3 टाइम्स v1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो v2 हमें पता ही चल गया इन टर्म्स ऑफ v1, उठा के यहाँ रख देते हैं, पुट इन 1, आंसर आ जाएगा, देखो पुट इन 1 कितना है, तो बोलेंगे 8 इक्वल टू है मेरे पास v1 प्लस √3 टाइम्स v2 के जगह क्या है √3 v1, तो √3 देखो कितना आ जाएगा 3 v1, यह 8 इक्वल टू कितना हो गया 4 v1, तो 4 दूनी 8, यानी v1 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, v1 इक्वल टू क्या आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। देखो इस तरह से बच्चों जो है ना वेलोसिटीज हम निकालते हैं, v1 निकल गया 2, तो v2 इक्वल टू क्या लिख देंगे, √3 v1 है, तो भाई √3 इंटू क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, यानी कि 2√3 मीटर पर सेकेंड, किसका आ गया, सेकेंड वाले का वेलोसिटी। अब यही वेलोसिटी को कभी कभी सवाल के अंदर वेक्टर फॉर्म में पूछता है कि क्या होगा, तो लिख सकते हैं v1 हमारे पास है, जो v1 है इधर गया है v1 ना 2 मीटर पर सेकेंड, कितना डिग्री पर है 60 डिग्री पर, मास m है, तो अगर कभी पूछेगा वेलोसिटी वेक्टर में बताओ, तो v1 मतलब 2 cos 60 i कैप प्लस 2 sin 60 क्या कर देंगे j कैप, बड़ा सिंपल। v2 किधर है भाई m, v2 इस डायरेक्शन में है 2√3, ठीक, कितना से 30 डिग्री से, तो इसका बोलेगा वेक्टर में लिखने कैसे लिखोगे, तो 2√3 cos 30 i कैप हो गया और 2√3 sin 30 इधर हो जाएगा क्या माइनस j कैप, तो वेक्टर वाइज में भी हम लोग इसको बता सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा बच्चों, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। ये जो आपको इम्पैक्ट पैरामीटर में अगर मुश्किल लग रहा होगा कि सर क्या इम्पैक्ट पैरामीटर में ऐसे दिया है, यही सवाल को ना पता है सिंपल वे में भी पूछ सकता था कि एक कोई बॉल है m जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, दूसरा बॉल है m रेस्ट में, देखो सिंपल वे में कैसे है ना, अक्सर आप देखोगे बुक्स वगैरह में ऐसे भी दिया हुआ, मान लो टकराया, एक जाने लगा v1 से θ1 पर और एक जो है m जाने लगा कितना से
थीटा 2 से V2 पर, बस इस तरह से दे दिया, सिंपल सा ऐसे दे देता है, ठीक है। या एक बोल देगा कभी कभी ये 30 डिग्री पर है तो बताओ कि भाई है ना V1 V2 और ये सब θ1 तीन को क्या है, बस। तो करना क्या है, एक बार COLM लगा दिए, ये कभी कभी दे देता है, गौर करना मैं कह क्या रहा हूँ बच्चों, सवाल कभी कभी ना 2 डायमेंशन पर जब आता है θ2 = 30 डिग्री दे दिया आपको और बोलता है कि बताओ ये क्या, कभी ये 45 बोल दिया तो बताओ ये, कभी ये 60 बोल दिया, ये 60 बोल दिया, बताओ क्या। 3 वेरिएबल पूछता है, मेरे पास 3 इक्वेशन होता है, COLM x में लगाओ, COLM y में लगाओ और एक कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल खटाक से निकालेंगे। मैं क्या थोड़ा इससे पीछे चला गया और इम्पैक्ट पैरामीटर से निकाल के दिखाया कि एक एंगल कैसे हम निकालते हैं, ठीक, ताकि हर तरफ से आप जो है ना मजबूत बन जाओ फिजिक्स के अंदर। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में बच्चों हम लोग इन इलास्टिक कोलिजन में जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आता है ना, सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पर मैं बात करने वाला हूँ, ताकि पूरे अच्छे से वो समझ में आ जाए कि भाई वो है क्या और उसका क्या जरूरत पड़ी है न्यूटन को जो है ना कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन उन्होंने दिया, जिससे कि सभी चीज़ें जो है ना पिक्चराइजेशन होता है, ठीक। मैं पैसे से बिजनेस कॉन्सेप्ट जैसे लेक्चर 1 में किया उसी तरह से जो है समझाने वाला हूँ, ठीक, ताकि अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, थैंक यू।